बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स। दूसरा ये कि बुक आ गई है प्रिंट होके, जो लोग बुक का वेट कर रहे थे वो ऊपर फोटोकॉपी शॉप से बुक ले लें। और जो लोग ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं वो ग्रुप में हम एक लिंक भी शेयर कर देंगे आपके साथ। आमतौर पे आपको घर ही बुक मिल जाती है वाया वहीद बुक डिपो, क्योंकि वही हमारे ऑफिशियल पब्लिशर हैं, तो वो आपको होम डिलीवरी के साथ ये बुक अवेलेबल कर दिया करते हैं। और जो लोग कहीं लाहौर में करीबी बुक शॉप से ले सकते हैं वो ऑब्वियसली वहाँ से भी ले सकते हैं, तो ताकि आप साथ साथ चीज़ों को ज़रा याद करना भी शुरू करें। और वैसे तो अगर कोई बच्चा सिर्फ स्लाइड्स लेकर चल रहा है, सिर्फ यहीं से याद कर लेता है, इसका प्रिंट कर लेता है, तो ऑब्वियसली इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा जी, हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। कॉन्ट्रैक्ट को पहले हमने डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट कर लिया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट की टाइप देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट को कैटेगराइज करना चाह रहे हैं, फॉर्मेशन के एतबार से या इन्फोर्सेबिलिटी के एतबार से या फिर परफॉर्मेंस के एतबार से। तो ऐसे हमने इन सारे कॉन्ट्रैक्ट को वन बाय वन अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट एंड कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। फिर आ गया जी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, और फिर आ गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी को हमने फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल। ऐसे हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट हो गए। फिर एक अहम टॉपिक शुरू हुआ और वो टॉपिक था व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? तो पता चला देयर मस्ट बी वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। There must be intention to create legal relation, competencies of parties। यहाँ से असल में थोड़ा सा काम शुरू हुआ। कल हमने देखा कि कौन सी पार्टी कॉम्पिटेंट है, और फिर आ गया कंसिडरेशन कि कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, कंसिडरेशन का लॉफुल होना ज़रूरी है। नंबर 3, कंसिडरेशन का फेयर होना ज़रूरी नहीं है। कंसिडरेशन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, फेयर होना ज़रूरी नहीं है। कंपिटेंसीज ऑफ पार्टी, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मस्ट बी मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ठीक है ना, किसी लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई ना किया। इन तीनों में से कोई एक बात भी मौजूद हो गई तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, एक बात भी एब्सेंट हो गई तो। ये तीनों मौजूद होनी चाहिए एट द सेम टाइम, ठीक है ना। और फिर हमने आखिरी बात की थी कल फ्री कंसेंट के बारे में कि जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में उसकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अच्छा जी, नाउ फिर आगे चलते हैं जनाब। हमने कहा जनाब ये सारा काम जो है, ये सारा काम हमारा कैसे हो रहा है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ही हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में इनमें से कोई एक चीज आ गई तो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। कॉम्पिटेंट होने के लिए इन तीनों का मौजूद होना जरूरी है, ठीक है ना। ये फर्क भी हमने समझना है। कॉम्पिटेंसी का कोई एक चीज एब्सेंट हो जाए तो बंदा इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक होगी ना बात। जाहिर है कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर बाकी सारी बातों का ख्याल कर रहा होगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये सारी बाकी बातों का ख्याल करे भी तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। मींस वॉइड फिनिश हो, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही वॉइड। ऐसे ही है जी। अच्छा जी, फिर हम और आगे चले थे। कंसिडरेशन की बात हो गई थी। फ्री कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट में लॉ ने कैसे डिफाइन किया, नेगेटिवली डिफाइन कर दिया। कॉन्सेंट इज सेड टू बी नॉट फ्री इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक,
ठीक है ना। 5 में से कोई एक तरीका भी अगर लग गया तो कंसेंट क्या हो जाएगी, फ्री नहीं रहेगी। और जब कंसेंट ही फ्री नहीं रहेगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक होगी बात। नाउ लॉफुल ऑब्जेक्टिव, the object of an agreement must be lawful. An object is said to be unlawful. कहता है चीजें unlawful कब हो जाएंगी, ये तो कह दिया कि object must be lawful। अब फिर लॉ की मजबूरी है, उसने बताना है कि अच्छा जी लॉफुल से हमारी क्या मुराद है। वो कहता है इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब अनलॉफुल कब हो जाएगी कोई चीज, व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ में मना कर दिया जाए। जैसे ड्रग्स के बारे में मना कर दिया जाए, स्मगल्ड आइटम के बारे में मना कर दिया जाए। इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। वो कहते हैं एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर हम अगर वो बात अलाउ कर दें तो फिर असल में हम किसी दूसरे लॉ को डिफीट कर रहे होंगे। ठीक है ना, यानी सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाएंगे कि अगर हम ये बात अलाउ कर दें तो बज़ाहिर तो ठीक लग रही है बात, लेकिन असल में हम किसी कानून को धोखा ही दे रहे हैं। मसलन एक शख्स ने अपने घर के ऊपर ना लोन ले लिया मॉर्गेज करवा के बैंक से, अब ये लोन वापस नहीं कर रहा। इसने जब लोन लिया था ना इस घर के अगेंस्ट, फर्ज करें ये घर उस वक्त 10 करोड़ रुपए का था, 10 करोड़ बैंक ने 10 करोड़ का घर देखकर इसको शायद 7 करोड़ रुपया लोन दे दिया। बैंक थोड़ा मार्जिन रखता है अपना, लेकिन फिर क्या हुआ, प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम हो गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम हो गई। पता चला घर की जो कीमत है ना, मार्केट वैल्यू, वो आ गई है 6 करोड़ रुपए पर। ठीक है, अब बैंक के इसने देने हैं 7 करोड़ और घर की कीमतें और गिर रही हैं। इसने देखा घर की कीमत तो गिर रही है, बैंक वर्ष क्या कर सकता है, घर बेच देगा, इंस्टॉलमेंट नहीं मैंने अब दे दी। घर की कीमत और कम होते 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 घर रह गया 4 करोड़ रुपए का। बैंक ने इसे नोटिस दिया, सारा कुछ किया, इसने नहीं, इसने सोचा ही कि क्या होगा, घर बेचते बेचते थे। आखिर घर बैंक ने इस घर को बेचने का लिए सेल पर लगा दिया। इसने क्या किया, अपने एक दोस्त से कहा यार वो घर खरीद लो जरा जाके, बैंक बेच रहा है ना, मैं पैसे दूंगा, तुम बज़ाहिर शो करो कि तुमने खरीदा है, तुम फ्रंट पे तुम आ जाओ। अब इसने वो अपना ही घर कितने का खरीद लिया, बैंक के कितने देने थे इसके, बज़ाहिर इसको लग रहा है कि मेरे 3 करोड़ रुपए ऐसे बच गए, घर भी मेरे पास ही आ गया। अब अपेरेंटली उस जिस शख्स ने वो घर खरीदा है वो कोई इलीगल काम बज़ाहिर नहीं कर रहा, लेकिन वो कहता है कि यार अगर हम इसको अलाउ कर दें तो ये तो हमने एक लॉ को धोखा दे दिया कि बैंक ने घर बेचना था। एक लॉ था कि अगर बैंक के पैसे नहीं दे रहे तो आप उसको घर को बेच दें, सेल कर दें। तो ये तो हमने कहानी ऐसी बना ली कि उसको एक किस्म का क्या दे दिया, धोखा दे दिया। वो कहते ऐसी सिचुएशन जिसका सब्सटेंस वही नजर आ रहा हो, एक अकाउंटिंग में आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे सब्सटेंस ओवर फॉर्म, या कहीं आगे जिक्र आ जाएगा अगर अभी नहीं पढ़ा तो, कि चीज की असल क्या है। वो जैसे वो कौन सी कौम थी जो जिसको मछली के शिकार से मना कर दिया था अल्लाह ने, बनी इसराइल, आई थिंक सो, शायद मंगल के दिन या किसी दिन मछली के शिकार से मना कर दिया अल्लाह ने, हैं हफ्ते को। तो वो क्या करते थे, वो तालाब में से या दरिया में से थोड़ी सी जगह बना के तालाब में मछलियां ला के खड़ी कर लेते थे। कहते थे अल्लाह ने तो दरिया में से मना किया, यहाँ से तो मना नहीं किया, हम तो तालाब में से पकड़ लेंगे। और समझ आई है, ये वो वाली बात लिखी हुई है कि कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस जिसका सब्सटेंस वही बात हो, मतलब मेरा घर बैंक तंग आकर सेल कर रहा है कि मैं बैंक के पैसे नहीं दे रहा और मैं ही वो घर खरीद लूं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन मैंने इस कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की तो लॉ उसको कह रहा है ये भी इलीगल है, ठीक है ना, ये भी अनलॉफुल है। कैसे कि अगर हम इसको अलाउ कर दें तो ये तो आप एक दूसरे कानून को धोखा देने में कामयाब हो गए।
is of such a nature that if permitted would defeat the provision of any law. किसी कानून को डिफीट करने में कामयाब होगा। कानून इसलिए तो नहीं बनाए कि आप इधर से पकड़ के ऐसे करके डिफीट कर लें, लेकिन जाहिर है ये किसका जिक्र हो रहा है कि अगर वो अनलॉफुल चीज है और आप डिफीट करके उसको लॉफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भी वो अनलॉफुल ही रहेगी, बिकॉज इसकी सब्सटेंस अनलॉफुल ही है। एक तो है क्लियरली लॉ में लिखा हुआ है फॉरबिडन बाय लॉ, ड्रग्स नहीं ले सकते, फलां काम नहीं कर सकते, फलां काम नहीं कर सकते। ये क्या हमने कोई कहानी ऐसी सेट की है कि हमने दरमियान में से कोई रास्ता निकालने की कोशिश की? वो कह रहा है ये भी अनलॉफुल है। और तीसरी बात है ये फ्रॉडुलेंट नेचर की है, फ्रॉड कर रहे हैं तब भी अनलॉफुल है। और चौथी बात आ गई इट इन्वॉल्व एन इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एन अदर पर्सन। वो कहते हैं कोई ऐसी बात जिसमें आप जो है ऑब्जेक्टिव क्या हो, और कहते यार फलां काम है तो ये ऐसे नहीं तो ऐसे करते। किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी की जायदाद को, किसी की शख्सियत को, किसी की जात को, ये सारी फॉरबिडन बाय लॉ है ना। पाकिस्तान पीनल कोड में ये सब बातें मना है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसी की दुकान के जाके शीशे तोड़ दे तो फला कर दे तो डिमांड कर दे, ठीक है ना। जाहिर है ये लॉ में अलाउ नहीं हो सकता। मतलब जैसे अब हम टीचर है, हम अब है ना कि आपने किसी चीज किसी शख्स को यूटिलाइज कर लिया। अब किसी जगह शॉप पे गए और यहीं करीब फर्ज कर लें यहीं किसी शॉप वाले से मेरा फटा हो गया, तो मैंने अगले दिन आके बच्चों को बताया यार आपके उस्ताद की कल इसने बड़ी बेइज्जती की है। आपने कहा सर हुक्म करें, मसला ही कोई नहीं है। अब ये जो काम हम करने जा रहे हैं ये कहाँ फॉल कर गया है? ये चौथे वाली कैटेगरी में फॉल कर गया। इट इन्वॉल्व एन इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। आपने कहा नहीं यार शीशे नहीं तोड़ने, लेकिन उस बंदे की फैंटी लगानी है, लॉ कहते फिर भी गलत है। आपने कहा नहीं यार उसे कुछ नहीं कहना, सिर्फ शीशे तोड़ने हैं, लॉ कहते वो भी गलत है। दोनों बातें इसीलिए लॉ ने लिखी हैं कि ये दोनों हरकतें क्या है, ठीक नहीं है। तो अनलॉफुल चीजें क्या हुई हमारे पास? 5 बातें आ गई, और 5वीं आखिरी बात आ गई, कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक इंटरेस्ट। कोर्ट को एक हमारे यहाँ ना थोड़ा सा एक इख्तियार बड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ होता है कि कोर्ट अगर किसी चीज को समझती है कि यार ये पब्लिक पॉलिसी पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो कोर्ट उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। तो कोर्ट अगर किसी चीज को समझती है कि यार ये पब्लिक पॉलिसी पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो कोर्ट उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है ना। कोर्ट के पास इख्तियार है कि कोर्ट उसको क्या कर दे, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दे। और इस तरह के बहुत सारे केसेस होते भी रहते हैं। जैसे जरा मुशर्रफ दौर में अगर हम बात करें ना, जनाब मुशर्रफ का जब माशाल्लाह लगा हुआ था, तो लाहौर जाहिर एक्सपेंड होता जा रहा था। जो इस तरह के शहर है, फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, इसके ऊपर जाहिर सारी आबादी का प्रेशर है। तो अब यहाँ सड़कें चौक हो रही हैं, अब सड़कों को बड़ा करना चाहते हैं। लाहौर का बाई डिफॉल्ट जो कैनाल रोड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोड है, कनेक्ट कर रहा है पूरे लाहौर को। अब ये उस वक्त ना अभी सड़क छोटी थी और कैनाल रोड है, दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं। अब गवर्नमेंट ने जो है इसको रोड को इसमें लेन ऐड करने का फैसला किया, जिसकी वजह से कुछ दरख्त कट रहे हैं। अब कुछ लोग जो है वो जो ऐसे होता है ना सोशल टाइप के लोग, वो अदालत में चले गए और कहा जनाब ये दरख्त कट रहे हैं, विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ये क्या होगा वो क्या होगा। 4 साल ये मुकदमा अदालत में चलता रहा और रोड बननी भी शुरू हो गई है और बस बीच में रुकी हुई है। क्या जी दरख्त कट रहे हैं, बनाए दरख्त इसलिए नहीं बन सकते। ऐसे मसाइल में कोर्ट भी बाद दफा इन्वॉल्व हो जाती है, हालांकि तो होना ही होना था। यानी मुशर्रफ दौर का मार्शल लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये वाला मसला रिजॉल्व नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, उन्होंने आके कोर्ट को थोड़ा मैनेज किया और कहा सर जी आप गिनवाए ना कितने दरख्त कट रहे हैं। उनका जी इतने दरख्त कट रहे हैं। उनका इसको 10 से ज़रब दे, इतने हम पहले लगा देते हैं, बाद में काटना अलाउ कर दें, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये कि कोर्ट किसी भी चीज को इमोरल क्रिएट कर दे, इलीगल करा देते।
अब मैं इस्तारे के तौर पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है, मैं इस्तारे के तौर पे आपको ताकि बात समझ आ जाए कि कोर्ट किसी भी इशू को भी पिक कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ एक वो औरत मार्च होता है और उसमें उल्टे सीधे स्लोगन्स आ रहे होते हैं, हालांकि वो इटसेल्फ कोई इतना बुरा कॉन्सेप्ट ना होता, लेकिन उल्टे सीधे स्लोगन्स आ रहे। कोर्ट को ये इख्तियार है कि उस इस तरह के किसी स्लोगन वाली चीज को पिक करके और उसको कह दे ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये इलीगल हो जाए। कोर्ट कर सकती है किसी भी इस तरह की एक्टिविटी को कोर्ट इलीगल करा दे सकती है, ठीक है ना। ये 5 बातें आ गई। इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, it is of such nature that if permitted would defeat the provision of any law, it is fraudulent, it involves injury, और आखिर में आ गया कोर्ट considered it as immoral। इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी हो गई तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हम किसे कह रहे थे, सब्जेक्ट मैटर को कह रहे थे। Will you purchase my house for rupees 10 million? House was the object। ठीक होगी ना बात। इसका मतलब है यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ये हो, दो लोगों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि भाई आपने इस बंदे की दुकान तोड़नी है, मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूँ, आप जाएं इसकी दुकान तोड़ दें। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व हो गया, सारा कुछ हो गया। बट द ऑब्जेक्ट को जब हम इस डेफिनेशन के तहत देखते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। हम यही पढ़ना चाह रहे हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं बनेगा, ऐसे सर्कमस्टांसेस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा जी, देन आ गया जी नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट व्हिच हैव बीन एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, यानी लॉ ने जिनकी लिस्ट बना के दे दी कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, आप अदालत मत आइएगा अगर इस तरह का डिस्प्यूट है। नंबर 1, एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज पार्टली अनलॉफुल। एक है फुली अनलॉफुल, फुली अनलॉफुल तो पिछले उसमें कर रहे हैं, जिसमें पार्टली अनलॉफुल है, यानी कुछ हिस्सा लॉफुल है कुछ हिस्सा अनलॉफुल है, वो कह रहा है ये भी क्या, वॉइड हो गया। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, वो कहते हैं सारा कुछ आपने सारी बातें ठीक की हुई हैं, कोई अनलॉफुल बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट में कंसिडरेशन इन्वॉल्व कोई नहीं है। वो कहता है ये वाला एग्रीमेंट भी वॉइड है, ठीक है ना। एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स को कोई गिफ्ट देने का वादा कर लिया, अब कंसिडरेशन कोई इन्वॉल्व नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब था समथिंग इन एक्सचेंज। मतलब हमने कहा जी हम ये क्लास फ्री पढ़ा रहे हैं जी, हम सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं जी, ये फ्री क्लास है, आप सबने एडमिशन ले लिया, सब कुछ हो गया, आप आ गए, क्लासेस शुरू हो गई। थोड़े दिन के बाद मुझे लगा यार ये मैं नहीं निभा पा रहा, तो मैं उस क्लास को छोड़ रहा हूँ, फर्ज किया, तो अब आप अदालत में नहीं जा सकते बिकॉज कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ये क्लास आप ले रहे हैं, यहाँ कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, कल को कॉलेज कह रहे हैं जब हम नहीं पढ़ा रहे, तो आप अदालत में भी जा सकते हैं कि जनाब इन्होंने पहले पैसे ले लिए हैं, सारा कुछ हो गया है, क्लास शुरू करवा दी और अब ये पढ़ा नहीं रहे हैं, बिकॉज कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, इसके ऊपर थोड़ी डिटेल आएगी अगले चैप्टर में चल के, बल्कि कुछ इसी में भी आएगी जी। जी नहीं, कंसिडरेशन का मतलब है टू वे ट्रैफिक, कोई चीज मुझे मिल रही है, कोई चीज आपको मिल रही है। नहीं, केस तो नहीं मिल रहा, कंसिडरेशन में तो केस मैं कर रहा हूं, मतलब ये कंसिडरेशन नहीं है। आप कहेंगे सर कंसिडरेशन में हम सुबह यहाँ आके बैठे हुए हैं, ये कौन सी कंसिडरेशन है भाई, ये तो कोई कंसिडरेशन नहीं है। आपको कंसिडरेशन में नॉलेज मिल रहा है, मुझे कंसिडरेशन में पैसे मिल रहे हैं, इसलिए हंस हंस के दिखा रहा हूं आपको। बड़ी सादा सी गुफ्तगू है। कंसिडरेशन इज समथिंग इन एक्सचेंज, ठीक है ना। नो कंसिडरेशन, लॉ की एक सेइंग है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन में पैसे ही जरूरी नहीं है,
बार्टर सिस्टम भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है, बट देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टी। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन? एक बंदे को 10 मिलियन को हाउस मिलेगा, एक शख्स को मोबाइल मिलेगा, दूसरे शख्स को गाड़ी मिलेगी, दूसरे को पैसे मिलेंगे। आप समझ आ रही ना? फिर कंसिडरेशन कहलाएगी। जी, पार्टली अनलॉफुल का मतलब है कि चीज एक है फुली अनलॉफुल। फुली अनलॉफुल तो हमने यही कह दिया ना, ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल। पार्टली अनलॉफुल का मतलब है कि कुछ तो ठीक है। मतलब मैंने कहा कि जी आप मुझे 10 लाख रुपया कैश दे दें और 5 लाख रुपए की ड्रग्स दे दें, ये चीज 15 लाख की तय हुई है। अब 10 लाख तो लॉफुल है, 5 लाख पार्टली अनलॉफुल हो गया, तो सारा ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? लेकिन इनकी थोड़ी थोड़ी तफसील आएगी। देयर आर सम एक्सेप्शंस। मतलब एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट देयर आर 4 एक्सेप्शंस जो अगले चैप्टर में आ रही होंगी। इसी तरह इसमें पार्टली अनलॉफुल में एक्सेप्शन आ रही होगी। अभी हम मोटी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? मैंने रोज आपको बता रहा हूं कि लॉ का मिजाज ही ऐसे, क्या करें। यहाँ एक बात डिस्कस हो रही है, फिर इसकी डिटेल आगे आना शुरू होगी। मसलन आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अच्छा जो पार्टली अनलॉफुल की बात है ना, अगर तो हम उस एग्रीमेंट का, उस कॉन्ट्रैक्ट का स्लाइस बना सकें, यानी लॉफुल चीज को अलग कर लें और अनलॉफुल को अलग कर सकते हो, तो कहता है फिर लॉफुल को अलग करके ये लीगल रहेगा और ये वाला इलीगल हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि अलग अलग नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही एग्जीक्यूट हो रहा है, तो फिर वो कहता है फिर पार्टली अनलॉफुल के केस में भी सारा ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? अनलॉफुल हो गया है। लेकिन ये तफसील अगले चैप्टर का हिस्सा है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, वो कहते हैं तुम ब्याह नहीं कर सकते, वो कहते हैं ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज एन इलीगल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आप कहते हो यार आप अदालत नहीं जा सकते। मसलन कॉलेज अपने फॉर्म पर एक बात लिख दे, फॉर्म के आखिर में कुछ कंडीशन लिखे होते हैं जहां आप साइन करते हैं, पढ़ते भी नहीं है, ठीक है ना? नहीं पढ़ा करें। लॉ पढ़ने का ये पहला मकसद है, पढ़ा करें कि यार इसमें ये बात लिखी हुई है भाई। अच्छा जी, लॉ वहीं एक ना आखिर में एक शिक डाल दे कि कोई भी स्टूडेंट कॉलेज के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकता और आपसे साइन करवा ले। अब पेरेंट, एक आम इंसान क्या सोचेगा कि यार मैंने तो लिख के दिया हुआ, मैं अदालत नहीं जाऊंगा, अगर कोई डिस्प्यूट भी अराइज हो गया तो मैं अदालत नहीं जाऊंगा। लॉ कह रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत नहीं है, आप अदालत फिर भी जा सकते हैं। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ का मतलब है मना करना। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आपको आपके कानूनी हक से महरूम कर देना। तो कहते हैं इस एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं है, ये इलीगल एग्रीमेंट है। ऐसी कोई कंडीशन लगी भी है तो कोई बात नहीं, आप अदालत चले जाए, कोई मसला नहीं जी। वो उसकी कोई हैसियत नहीं, उन तमाम जगहों पर उनकी कोई हैसियत नहीं। वो सिर्फ एक आम आदमी को धोखा देने का तरीका है कि हर आदमी नहीं चला जाएगा। सबने तो बी लॉ नहीं ना पढ़ा हुआ, आपको भी आज से पहले नहीं ये बात पता थी, ठीक है ना? तो अब माशरे का एक बड़े सेगमेंट को हम धोखा देने में कामयाब हो गए, ये लिखकर। बात समझ आ रही? एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन होगी। इन सबको हमने 1 बाय 1 आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल आनी है इसकी, ठीक है ना? ये भी मोटा उसूल पढ़ रहे हैं, बुनियादी उसूल पढ़ रहे हैं। फिर आ गया जनाब एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ, आप ये कारोबार नहीं करेंगे। कहते नहीं यार ये क्या बात है, हर शख्स का बुनियादी हक है, आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है, हर शख्स को आज़ादी है, वो कोई भी कारोबार कर सकता है। तो मैं कौन होता हूँ कि आप ये कारोबार नहीं करेंगे? मतलब हमारे पास कोई एक टीचर पढ़ाने के लिए आ गए कॉलेज में, हम उन्हें कहें कि देखिए सर आप हमें ना एक एग्रीमेंट करें, अगर आप राइज में पढ़ाएंगे तो जब राइज छोड़ के जाएंगे ना फिर कहीं और नहीं पढ़ाएंगे। तो कहते हैं अब वो बच्चे लिख भी दें, ठीक है ना, हाथों के अंगूठों का भी प्रिंट लगा दें, पैरों के अंगूठों का भी प्रिंट लगा दें। अल्लाह कहता है इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। अल्लाह ने इंसानों को आज़ाद पैदा किया है, आप आज़ाद हैं, आप जो मर्जी कारोबार करें, जो मर्जी कर सकते हैं। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं।
जैसे कि हम कहें आप जब तक हमारे पास पढ़ा रहे हैं कहीं और नहीं पढ़ाएंगे, ये लीगल है। या कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएं, क्योंकि ट्रेड का नॉर्म भी देखना पड़ेगा ना। टीचर करते हैं किसी एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा नाम बना, किसी दूसरे कॉलेज में चले जाते हैं, बच्चे भी उनके साथ ही चले जाते हैं। ये हर रोज हमारे बिजनेस में तो ये रोज हो रहा है ना। ये सारे नए कॉलेज कैसे खुलते हैं? ऐसे ही खुलते हैं। अब उस बंदे को भी तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, उस बंदे को भी तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। उसके लिए कोई लिमिटेशन होगी कि यार आप ऐसा एग्रीमेंट कर ले कि यार 3 महीने तक आप कहीं नहीं पढ़ाएंगे, ताकि आपको लगे कि यार जो उनके स्टूडेंट हैं वो नहीं जा रहे हैं, बाकी मेरा कोई अपनी नेचुरल रियल फेम है तो वो तो ठीक होगी बात, लेकिन किसी के कस्टमर तो ना लेकर जा रहे हो। उसके लिए लॉ ने सोचकर, जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो वहां हमें इसकी कुछ तफसील भी नजर आएगी। जी आप क्या करें? जी वो कोई और रीजन है, वो कोई और रीजन है। वो एक लॉ है, वो तो सारी जिंदगी के लिए आपके ऊपर बैन है। आपका कोर बिजनेस, अगर आप प्रैक्टिसिंग मेंबर हैं, अगर आप प्रैक्टिसिंग मेंबर हैं, जैसे इस वक्त मैं अब पिछले 2-3 साल से प्रैक्टिसिंग मेंबर नहीं हूँ, हमने प्रैक्टिस लाइसेंस ICAP को वापस कर दिया, नॉन प्रैक्टिसिंग मेंबर हो गए। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिसिंग मेंबर हूं ना तो मेरा कोर बिजनेस मेरी ऑडिट फर्म होनी चाहिए। हाँ, मेरा साइड बिजनेस कोई हो सकता है। अब हमारा कोर बिजनेस कॉलेज हो गया तो हमने अपने आप को नॉन प्रैक्टिसिंग मेंबर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। और फ्रीलांसिंग वाली जहां तक बात है, ये एक कानूनी बात है, ठीक है ना। एक लॉ ऐसी है कि जो बच्चा जब ट्रेनिंग कर रहा है तो 3.5 साल में वो कुछ और नहीं कर सकता, लेकिन फ्रीलांसिंग करते रहे कैसे पकड़ेगा क्या, ठीक है ना, रोकेगा भी नहीं। लॉ यही है। ये लॉ इसलिए ऐसे है कि बाद दफा क्या होता था, बच्चे अपने किसी जानने वाले के पास आर्टिकलशिप करवा के उसे साइलेंट करवा लेते थे, कहीं और जॉब कर रहे हैं। अब कोई ऐसा, इस लॉ का फायदा ये हुआ, अब आप कोई एक ऐसा कारोबार नहीं कर सकते जिसका कोई ऑफिशियल एविडेंस क्रिएट हो रहा हो। हाँ, फ्रीलांसिंग आप कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग करने वाले में सामने को वाले को इससे कोई गर्ज नहीं कि मैं जाहिद कवि हूँ कि शाहिद हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं शाहिद के नाम से फ्रीलांसिंग करता जा रहा हूँ। तरीका मैंने बता दिया, बस आपने बाकी काम आपने खुद ही करना है, ठीक है ना जी। जी, उस सीरत में भी जैसे आ गया तो उतनी देर के लिए अनलॉफुल हो गया, उसके बाद कर सकते हैं, उससे पहले कर सकते हैं। अनसर्टेन एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जिसमें अनसर्टेनिटी हो, यानी रिस्क इन्वॉल्व हो, यानी रिस्क से मुराद है अनसर्टेनिटी वाला रिस्क इन्वॉल्व हो। और आ गया वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग का मतलब होता है जुआ खेलना। जैसे अब मैच शुरू हो रहे हैं ना, तो अब मैच पर जुआ लगाना, ये वाले एग्रीमेंट हमारी कंट्री में अनलॉफुल है। बाकी बहुत सारी दुनिया में ये लॉफुल भी है, ठीक है ना, लेकिन हमारे यहाँ अनलॉफुल की डेफिनेशन में आ गए। ये 7 एग्रीमेंट क्या है? एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसकी कंसिडरेशन पार्टली अनलॉफुल है, ऐसा एग्रीमेंट में जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, 3 रेस्ट्रेन की बात आती है जी। जब हम खुद बता देते हैं कि आप नहीं जा सकते, तो उस वक्त वो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से निकल के कहां चला जाता है? एग्रीमेंट में चला जाता है। और एग्रीमेंट तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते ही नहीं, एग्रीमेंट तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते ही नहीं है। ये एग्रीमेंट यहाँ लॉ ने आपको बताने की कोशिश की है कि क्योंकि ऊपर उसने कहा था वो एग्रीमेंट जो वॉइड हो गया, यानी वॉइड का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने। लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट लिख नहीं ना सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं है। अगर हम कहें कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये लफ्ज ही गलत है, ये एग्रीमेंट है, इसलिए इसको लफ्ज तो एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एग्रीमेंट हो सकता है मेरा आपका, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एक टीचर मेरे साथ एग्री कर सकता है कि सर मैं 5 साल तक नहीं पढ़ाऊंगा, अगर राइस छोड़ूंगा तो 5 साल तक नहीं पढ़ाऊंगा, वो मुझसे एग्रीमेंट कर सकता है।
कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एग्रीमेंट का मतलब है मेरी उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है, हम एथिकली इसको फॉलो करेंगे, लीगली बाउंड नहीं है। इसलिए लफ्ज सारी जगह पर क्या आ रहा है? एग्रीमेंट आ रहा है। लफ्ज क्या आ रहा है? एग्रीमेंट आ रहा है। नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। अच्छा जी, फिर आ गया जनाब सर्टेनिटी। एन एग्रीमेंट में बी वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किससे रिलेटेड? जो एग्रीमेंट की टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड। द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। कोई कल वाली एग्जांपल, एक शख्स के पास 2 गाड़ियां हैं, वो गाड़ी सेल कर रहा है, ये नहीं पता चल रहा ऑफर और एक्सेप्टेंस के टाइम पे कि कौन सी गाड़ी सेल कर रहा है। किताब में यही वाली एग्जांपल ऐसे लिखे नजर आएगी कि कोई शख्स मल्टीपल ऑयल सेल कर रहा है, ऑलिव ऑयल भी सेल कर रहा है, मस्टर्ड ऑयल भी सेल कर रहा है, और भी ऑयल सेल कर रहा है। उसने कहा यार ऑयल दे दो मुझे 5000 kg या लीटर इस रेट पर। उसने कहा जी ओके ले लें। अब पता ही नहीं चला कौन से वाले ऑयल की बात हो रही, ठीक है ना। यहाँ अनसर्टेनिटी से ये वाली मुराद है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मैटर क्या है ये नहीं पता चला, क्लियरली पता नहीं चला। क्लियर हो गई बात? और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि उस काम को करना पॉसिबल हो। वही वाली बात, मुर्दे जिंदा करने के एग्रीमेंट ना हो रहे हों, जो साइंटिफिकली पॉसिबल चीजें हैं उनका एग्रीमेंट किया जा सकता है। किसी शख्स को कह रहे हैं जनाब हम आपको चांद पर लेकर जाएंगे और बगैर किसी साइंटिफिक इक्विपमेंट के लेकर जाएंगे। हमारे पास एक पीर साहब है, दम करते हैं आप चांद पे पहुंच जाएंगे। ये वाले एग्रीमेंट्स को लॉ मना कर रहा है कि इम्पॉसिबल चीजों को परफॉर्म करने का कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। वो डबल शॉ और वो सारे किस्से कहानियां आपने सुन रखे। और आखिरी बात आ गई लीगल फॉर्मेलिटीज, कि अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जैसे कि किसी एग्रीमेंट का लिखा होना, किसी एग्रीमेंट का कहीं रजिस्टर्ड होना, या और कोई इस तरह की कोई बात, और आपने वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, तो अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट किस कैटेगरी में आ गया? वाइड की कैटेगरी, वैलिड नहीं रहा। तो लॉ ने हमें 10 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताए हैं। ठीक हो गई बात? नंबर 1, देयर शुड बी वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। नंबर 2, लीगल रिलेशनशिप। नंबर 3, कॉम्पिटेंसी द पार्टी। अब इसकी कुछ तफसील भी हमारे ध्यान में आ गई। नंबर 4, कंसीडरेशन। इसकी कुछ तफसील भी हमारे ध्यान में आ गई। फ्री कंसेंट, इसकी कुछ तफसील भी हमारे ध्यान में आ गई। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी हमारे ध्यान में आ गई। नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, इसके हमारे ध्यान में आ गया। फिर सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ पॉइंट लीगल। अब एक छोटी सी बात रहेगी, एक छोटी सी बात रहेगी। बाद दफा बच्चा क्या करता है, केयरलेस होकर एग्जाम में सवाल को पढ़ रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब एग्जामिनर, अभी तो आप पीआरसी से गुजर कर आए ना, अब आप माशाल्लाह कैफ में आ गए। अभी हम पास पेपर को डिस्कस भी करेंगे। हमें आईकैप 4 डॉक्यूमेंट इशू करता है। नंबर 1 पेपर, नंबर 2 उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, नंबर 3 हर पार्ट के ऊपर एग्जामिनर के कमेंट्स कि बच्चों ने क्या किया इस पेपर में। अच्छा, वो उस अटेम्प्ट के कमेंट नहीं है, वो आपके भी वही कमेंट है। इंसानी बिहेवियर तो उसी तरह ही चलता रहता है, कॉमन मिस्टेक्स उसी तरह ही चलती रहती हैं। और चौथी चीज मार्किंग की, यानी हमने नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे। हमें ये चारों चीजों को साथ लेकर चलना होता है ताकि हमें समझ आए कि अच्छा यार आम तौर पर बच्चा क्या गलती कर रहा था, तो कहीं मैं तो नहीं वैसे सोच रहा। तो अक्सर आपको इस तरह के सवालों में एग्जामिनर के कमेंट नजर आएंगे कि यार हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर पूछे थे, क्यों केयरलेस हो गया। उसने कहा एसेंशियल्स, उसने फौरन ध्यान में कॉन्ट्रैक्ट है, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया होकर सिर्फ और सिर्फ। और हाँ, आपको एग्जामिनर के ये कमेंट नजर आएंगे। फिर बाद दफा एग्जामिनर के कमेंट नजर आएंगे कि यार इसने पूरी बात नहीं लिखी। अगर हम बार बार देख रहे हैं
कि भाई ये सारी बातें कैसे पूरी हो रही हैं। इन सारी बातों को पूरा करने के लिए मतलब कहीं 4 पॉइंट है, कहीं 5 पॉइंट है, कहीं 3 पॉइंट है। मतलब फ्री कंसेंट में कितने पॉइंट हैं? 5। हमें अपने जहन में ये बात भी बिठानी है कि हमें पता हो यहाँ 2 बातें लिखी है, यहाँ 3 बातें लिखी है, ताकि जब मैं एग्जाम में लिख रहा हूँ और मुझे लगा कि यार ये तो रह गई है कोई एक बात, 4 हुई है, 5वीं कौन सी है, तो मैं फौरन रिकॉल कर सकूंगा, मंडे वाली क्लास में करेंगे। तो मैं रिकॉल करूंगा कि 5वीं बात कौन सी रह गई है। अभी आ रहा है नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, मुझे पता होना चाहिए कितनी बातें लिखी हुई, 7 बातें लिखी हुई, ऐसे है ना, 7 बातें लिखी है। जब मुझे ये पता होगा ना 7 बातें लिखी हैं और मैं 5 पर रुका हुआ हूँ, तो फौरन रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। और वैसे भी एक हम आपको एक प्रोसेस सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, थोड़ा सा कोर्स हमारा होना हो गया कि ये सब कुछ पहली बात तो ये अभी तक तकरीबन 1 वीक आप समझ लें कि हो गया हमारा मेनली क्लासेस होते हुए, वैसे तो 2 हो गए लेकिन 1 वीक मेन हो गया, चलो छुट्टी वुट्टी 12 रबी अव्वल और वो निकाल के। क्या अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं और हमने पहली क्लास में एक छोटा सा दावा किया था कि आपको 80% 70% चीजें क्लास में याद हो जाएंगी, क्या वो याद हो रही हैं? पक्की बात है। और क्या आप घर जाकर, हमने एक वादा और किया था कि हमने सोचा हुआ है कि यार इस अटेम्प्ट से हमने सही हो जाना, यही सोचा था ना पिछली दफा जब एग्जाम दे रहे थे। तो इस अटेम्प्ट से हमने सही हो जाना है का मतलब ये है ट्यूसडे हमारा टेस्ट डे है, हम सब बच्चों ने टेस्ट में अपीयर होना है। वेडनेसडे को जब आप क्लास में आ रहे होंगे तो वही बच्चे क्लास अटेंड करेंगे जिन्होंने टेस्ट दिया होगा। अभी तो बार दफा फी का फिल्टर लगा होता है ना, उस दिन फिल्टर लगा हुआ होगा कि कल आपने टेस्ट दिया है कि नहीं दिया। जब हम इस तरतीब में चल रहे होंगे और हमारे राइज के टेस्टिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह जिस दिन हम कोर्स खत्म कर रहे होंगे ना, आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके होंगे जनवरी में, यार हमारा पूरा कोर्स तैयार है, कोई मसला नहीं है। आप फेब का महीना पूरे का पूरा रिवीजन सिर्फ करनी है हमने। हर महीने में 3 टेस्ट होंगे अलग अलग और चौथा टेस्ट होगा उस सारों को मिलाकर असेसमेंट कहला रहा होगा। अगर आप इस टेस्टिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपकी चीजें तैयार हो रही होंगी इंशाल्लाह ताला। तो इस ट्यूसडे को हमारा चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट हो रहा होगा, आप उसे अच्छा सा तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? इसी अभी तो इनिशियल क्वेश्चंस आएंगे इसी तरह, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ फुला, या ये सिचुएशन आ गई इसके ऊपर ये करें। और मैं जो मंडे की क्लास होगी ना उसमें हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर 1 के पास पेपर डिस्कस कर चुके होंगे। मंडे को जब हम आएंगे तो हमारा लेक्चर यहाँ से आगे नहीं चलेगा, अभी हमने चैप्टर नंबर 1 के पास पेपर डिस्कस करना है। जैसे ही हमारी पास पेपर की डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पता चल चुका होगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह।